भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बारे में आज हम लोग देखते हैं। हम लोग लोकतांत्रिक परिस्थिति में जीते हैं और यहाँ जनता के इच्छाओं पर, जनता के हितों पर, जनता के विचारों पर, जनता की आकांक्षाओं पर, जनता की मांगों पर फैसले लिए जाते हैं। और लोकतंत्र में इन जनहित के मद्देनजर, आम लोगों के हितों के मद्देनजर पत्रकारों की भूमिका अहम हो जाती है। आम जनता एवं सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में आज की मीडिया जगत दिखती है और यह न केवल आम लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाती है, बल्कि इसके माध्यम से सरकार की बातों को, सरकार के विचारों को, सरकार की योजनाओं को भी हम लोग जनता तक पहुंचाते हैं। जिस समय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, उसमें प्रेस शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज इतने व्यापक अर्थों में प्रेस का इस्तेमाल हो रहा है कि आज यह मीडियम, जो मीडियम होता है माध्यम, उसका बहुवचन शब्द है मीडिया, आज इस अर्थ में यह प्रचलित हो गया है। समाचार पत्र, पहले समाचार पत्र और पत्रिकाएं इसके अंतर्गत आती थी, उसके बाद रेडियो, टीवी का रूप इसमें समाहित होने लगा। लेकिन आजकल वेबसाइट की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, वेब पत्रकारिता की बात हो, इसके काफी व्यापक दायरे होते जा रहे हैं और आज यह प्रेस शब्द मीडिया में तब्दील होते जा रहा है। विश्व के विशाल लोकतांत्रिक देशों में समाचार पत्रों की दुनिया में भी विशाल आज़ादी है, विशाल स्तर पर लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। अगर हम थोड़ी डाटा की बात कर लें तो 2001 की अगर बात करें तो यह समाचार पत्रों की संख्या उस समय 51,960 थी। वहीं 31 मार्च 2004 तक की डाटा देखते हैं तो समाचार पत्रों की संख्या 58,469 थी। वहीं 2021 के आंकड़े को देखें तो यहाँ जितने भी रजिस्टर्ड समाचार पत्र हैं एवं पत्रिका हैं, उनकी तादाद आज बढ़कर लाखों में, यानी 1,44,520 तक पहुंच गई है। लोकतांत्रिक वातावरण के साथ साथ जब से उदारीकरण का दौर आया तो यहाँ लोगों को और अधिक आजादी मिली। इस आजादी में जाहिर है, सैद्धांतिक दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो लोगों को अधिक आजादी चाहिए होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों को अधिक आजादी मिलती है अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए। और आप यदि 2001 के बाद से ही देखें, 2001 से 2021 तक महज 20 वर्षों में अखबार एवं पत्रिकाओं की संख्या में 92,560 संख्या में इजाफा दिखता है हमें। और इतने के बाद हालांकि यह बात भी सही है कि पत्रकारिता में जो उच्च आदर्श होने चाहिए, जो उच्च मानक होने चाहिए, इस मसले पर, इस मानक पर आम जनता के बीच मीडिया जगत कहीं न कहीं खरा नहीं उतर पा रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कि इस पर उंगली भी सहजता से उठाई दी जाती है। जितनी सहजता से इसकी आज़ादी की मांग की जाती है, जितनी सहजता से इसकी अनिवार्यता बताई जाती है, उतनी ही सहजता से इसकी श्रेष्ठता पर, इसकी गुणवत्ता पर आज प्रश्न चिन्ह भी उठाए जा रहे हैं। खैर, यहाँ पर हम लोग प्रेस परिषद के संदर्भ में देखते हैं कि किन परिस्थितियों में इनका गठन किया गया था। तो इतना जान लें कि इसका गठन करने का उद्देश्य यह था कि प्रेस की स्वतंत्रता तो दिखे ही, उनके साथ साथ आदर्श, मानक, जो आज भी कहीं न कहीं एक चुनौती बनकर मीडिया जगत में दिखता है, इसकी
नैतिकता को, उसकी शुचिता को अक्षुण्ण बनाए रखना था। इसी सब आलोक में 1956 में प्रेस आयोग का गठन किया गया था और 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, लेकिन इनकी विधिवत कार्य करने की शुरुआत 16 नवंबर 1966 ईस्वी से हुई थी और तब से 1966 के 16 नवंबर से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। एक संदर्भ, यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं कि राष्ट्रीय प्रेस परिषद की स्थापना की अनिवार्यता ही क्यों पड़ी थी, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आप देखिए कि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और प्रेस को भारतीय लोकतांत्रिक परिवेश के संदर्भ में चौथा स्तंभ माना जाता है। यहाँ सरकार के 4 पिलर, लोक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तो है ही, लेकिन मीडिया को, प्रेस को आज चौथा स्तंभ के रूप में स्वीकारा जाता है। यह अलग बात है कि ये इसे संविधान में स्थान नहीं दिया गया है। इस मायने में किसी खास अनुच्छेद में इस चौथे स्तंभ के लिए स्पष्ट रूप से कहीं घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अनुच्छेद 19 में जो हमें आज़ादी की बात कही गई है, जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है अनुच्छेद 19(1) में, इसी के तहत हम लोग इसे लोकतंत्र का चौथा पिलर, सरकार का चौथा पिलर आज हम लोग इसे कहते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, 26 जनवरी 1950 से हमारा अपना संविधान लागू हुआ। उसके बाद उसी परिस्थिति में लोगों को जितनी अधिक गरीबी से जूझना था, उससे निपटना था, सरकार के लिए एक चुनौती थी, उतनी ही आज लोगों के लिए यह भी जरूरी थी कि वे खुले वातावरण में सांस ले सके। अपने जो अंग्रेजों के शासन तक वो अपनी अभिव्यक्ति सहजता से नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने देश में वे कुछ बोल सकते थे, कुछ अपनी बातें रख सकते थे, संघ बना सकते थे, इसी सब संदर्भ में। लेकिन कहीं न कहीं जब सरकार जो होती है, कोई भी सरकार होती है, तो वह एक नियंत्रण रखती है, चाहे वह कोई भी विधा क्यों न हो, जो वह कुछ भी हो, रेडियो हो, फिल्म हो, समाचार पत्र हो, टेलीविजन हो, पेपर हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया, कुछ भी हो, तो कहीं न कहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ भी बात होती है अपने सामाजिक परिस्थिति की, अपनी राजनीतिक परिस्थिति की, अपनी कुछ भी हो, तो अंततः जूझना सरकार को ही पड़ता है, उससे निपटना सरकारी तंत्र को ही पड़ता है। इसीलिए कहीं न कहीं सुपर स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर सरकार नियंत्रण रखती है। आप जानते हैं कि सरकार भी हमारे संविधान से चलती है और हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 दिया गया है, जिसका कि आज हम लोग हर संभव इस्तेमाल करते हैं, सरकार के विरोध के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए भी करते हैं, अपनी बात रखने के लिए भी करते हैं। और हम लोग यह भी जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अखबार निकाला था, लोगों को जागृत किया था। तो जाहिर है कि आज़ादी के बाद तो इस अभिव्यक्ति को और विस्तृत फलक मिलना आवश्यक था और विस्तृत दायरा इसे मिलना ही था। और इसी सब माहौल में आप यह भी देखते हैं कि 1931 में भी इस संदर्भ में कानून बनाए गए थे और 1951 में इस संदर्भ में कानून बनाने की कोशिश की गई थी। आप मोट प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जानते होंगे। वहीं 1956 में उसे समाप्त कर दिया गया था। 1957 में, 56-57 में फिर एक प्रेस आयोग का गठन किया गया कि इस संदर्भ में वह अपना विस्तृत ब्यौरा दे कि इसकी भविष्य की रूपरेखा क्या होगी। और आप यह जानते हैं कि समुदाय में, समूह में अगर कोई किसी तरह की संवैधानिक बातें हो जाती है, तो इसका समाज राजनीति पर भी असर पड़ता है। और यह भी बात होती है, प्रेस से संबंधित कोई आपत्तिजनक बातें यदि हो जाती है, तो इसका व्यापक असर पड़ता है। और आज़ादी के बाद उस समय भी तरह-तरह के समस्याओं से सरकार को जूझना पड़ रहा था। कई प्रकार की राज्य पुनर्गठन आयोग की ही बात थी, तो इस तरह की बहुत सारी बातें थे। इस सब संदर्भ में
सरकार ने प्रेस के संदर्भ में भी कानून बनाना चाहा और उसका उद्देश्य यह था कि प्रेस की स्वतंत्रता भी बनी रहे। प्रेस के पटल पर आम आदमी अपनी बात सही तरीके से रख सके और सबसे बड़ी बात थी कि नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उनके ज़िम्मेवारियों को भी उन्हें समझाया जाए और इन्हीं सब परिप्रेक्ष्य में आयोग का गठन किया गया था और सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिकता के साथ-साथ एक आदर्श की बात थी, एक नैतिकता की बात उस समय की जा रही थी। और 4 जुलाई 1966 को इसका गठन हुआ था। यह प्रेस परिषद एक स्वायत्त रूप में था, एक वैधानिक रूप में था, एक अर्ध न्याय एक निकाय के रूप में था और इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर थे और इस प्रेस परिषद अधिनियम ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्य को सूचीबद्ध भी किया था। जो बातें बताई थी उसमें जैसे था कि समाचार पत्रों को अपनी स्वतंत्रता बनाए कैसे अपने स्वतंत्रता बनाए रखने उससे मदद मिले और सबसे बड़ी बात थी कि वे सिर्फ पेशेवर नहीं देखे बल्कि पेशेवर मानक का पालन करे, एक आचार संहिता का पालन करे, जो उचित मानक दिखे उसका पालन करे और आम पब्लिक की बातों को सही दृष्टि से रखा जाए। समाचार पत्र और पत्रकार की भी समाज में सम्मान मिले और प्रेस परिषद एक तरह से आचार संहिता के रूप में इससे जुड़े इस पत्रकारिता से जुड़े सभी लोगों के बीच एक उनको समझिए कि इस जिम्मेदारी की भावना का एहसास कराने के लिए भी गठन किया गया था। यह कोई सजा नहीं दे सकती है लेकिन आपकी निंदा कर सकती थी, आपकी आलोचना कर सकती थी और जाहिर नैतिकता के दायरे में जब आप आ जाते हैं तो आपकी आलोचना भी आपको खलती है। इसीलिए इस प्रकार की समीक्षा की बातें की गई थी जिससे कि आप गलत कदम नहीं उठावें। प्रेस परिषद अधिनियम में यह भी प्रावधान उस समय किया गया था, एक अध्यक्ष और 25 अन्य सदस्य शामिल होंगे। हालाँकि अभी इसकी संख्या उसके बाद के प्रेस परिषद में उसकी संख्या 28 कर दी गई थी और उसका नाम भी 77 में बदल दिया गया था। खैर, तो 25 सदस्यों में से जो 3 सदस्य होते थे, वे 2 लोकसभा के होते थे और 1 राज्यसभा के होते थे। 13 श्रमजीवी पत्रकारों की बात थी जिनमें से कहा गया था कि 6 ऐसे संपादक होंगे जिसका कि समाचार प्रबंधन के व्यवसाय से संबंध नहीं होगा और शेष लोग जो होंगे वो शिक्षा जगत से होंगे, विज्ञान से होंगे, कानून से होंगे, साहित्य से होंगे, संस्कृति के संदर्भ में जो विशेष ज्ञान इन सब चीज़ों में रखते हैं, वे होंगे, कोई व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे। हालाँकि उसके बाद आप देखते हैं कि इसकी समाप्ति भी कई एक कारणों से हुई थी, विशेष करके आपातकाल की परिस्थिति के दौरान। आपातकाल के दौरान अगर हम देखते हैं तो 25 जून 1975 को आप जानते हैं कि देश में आपातकाल लगाई गई थी। उसके पहले आपातकाल 71 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय लगाई गई थी। लेकिन इस बार का जो आपातकाल था, यह कहीं न कहीं आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर लगाया गया था और लोगों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात था और इसमें प्रेस की आज़ादी पर भी हमले कर दिए गए थे एक तरह से और जाहिर है इसमें प्रेस परिषद को भी इसके निरंकुश शासन में, निरंकुश व्यवस्था में लाना था और वही हुआ। यहाँ पर आपातकाल में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे में 8 दिसंबर 1975 को प्रिवेंशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस लाया गया था और यह एक्ट ऑर्डिनेंस प्रेस काउंसिल एक्ट रिपील ऑर्डिनेंस जारी किया था और हम देखते हैं कि इसके माध्यम से 1951 जैसी स्थिति लाई गई थी और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह अध्यादेश के रूप में था प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट 1976। हालांकि इसे बाद में जब जनता सरकार ने आई 9 अप्रैल 1977 को तो यह कानून वापस ले लिया गया था और प्रेस काउंसिल एक्ट रिपील ऑर्डिनेंस के माध्यम से प्रेस काउंसिल एक्ट 1976 को समाप्त कर दिया गया था। प्रेस काउंसिल भंग कर दी गई थी क्योंकि सरकार के मुताबिक प्रेस काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में
समर्थ सफल नहीं रही थी। और आप जानते हैं कि फरवरी 1977 में नई सरकार ने सत्ता संभाली और वहाँ पर फिर आपातकाल के कानून को धीरे-धीरे सभी आपातकाल में बनाए कानून को निरस्त किया जा रहा था। लोगों की अधिकार को बहाल किया जा रहा था। जनता पार्टी की सरकार ने इसी संदर्भ में प्रेस की आज़ादी को भी सुनिश्चित किया और आपातकाल जैसी परिस्थितियों को रोकने के लिए आप जानते हैं कि संविधान में भी संशोधन किया गया और जनता पार्टी सरकार ने 9 अप्रैल 1977 को जो निरसन अधिनियम बनाए गए थे, जो पारित किए गए थे, प्रिवेंशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट, उसे समाप्त कर दिया गया और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1977 पारित किया गया। और उसी संदर्भ में जनता सरकार ने प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 पारित किया और इसके इस संदर्भ में अब यह भी देखते हैं कि प्रेस काउंसिल परिषद को पुनः एक तरह से प्रतिष्ठित किया गया। उसे न केवल उसकी वापसी थी बल्कि ज़्यादा व्यापक रूप में, ज़्यादा व्यापक लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की गई और नए परिषद का जो गठन हुआ उसके बाद उसके कानून पहले से अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक रूप में दिखते हैं। उसे शिकायत सुनने का अधिकार दिया गया, सम्मन भेजने का अधिकार दिया गया, निर्णय देने का अधिकार मिला और प्रेस की आज़ादी के लिए और यहाँ पर आत्म नियमन की बात कही गई कि इस दिशा में एक तरह का यह महत्वपूर्ण कदम था कि आप स्वयं देखिए कि आप कैसे अपने मिशन को व्यवसाय में नहीं बदलेंगे। एक तरह की नैतिक बाध्यता पर यहाँ पर जोर दिया गया, उच्च आदर्श स्थापित करने पर जोर दिया गया, अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ जो मीडिया जगत की प्रेस की छवि रही है, इसे बरकरार रखने की अपेक्षा की गई। प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अनुसार आज इसमें एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं। 28 सदस्य में से 20 सदस्य भारतीय मीडिया संस्थान से होते हैं और वहीं 5 सदस्य दोनों सदनों से मनोनीत किए जाते हैं। 3 सदस्य सांस्कृतिक, कानूनी और साहित्यिक क्षेत्र से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश परिषद के अध्यक्ष होते हैं और इस 5 संसदीय सदस्य में जो होते हैं उसमें से 3 का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और 2 का राज्यसभा के सभापति मनोनीत करते हैं उन्हें और 13 सदस्य श्रमजीवी पत्रकार में से होते हैं, 6 समाचार पत्र के संपादक होते हैं और 7 संपादक के अतिरिक्त होते हैं और 6 सदस्य समाचार प्रबंध, पत्र प्रबंध या व्यवसाय में से व्यक्ति में से छोटे, मध्यम तक बड़ी श्रेणी के समाचार पत्र प्रबंधकों में से प्रत्येक में से 2-2 सदस्यों का चुनाव होता है और 1 सदस्य समाचार समितियों से संबंधित व्यक्तियों में से होता है। 3 सदस्य शिक्षा, विज्ञान, कानून, साहित्य, संस्कृति आदि क्षेत्रों से होता है और 1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1 बार काउंसिल तथा 1 साहित्य अकादमी से होते हैं और कुल मिलाकर इनका उद्देश्य समाचार पत्रों की, समाचार समितियों की स्वतंत्रता को कायम रखना है और समाचार समिति पत्रकार के उच्च स्तर आचार संहिता को बरकरार रखेंगे, इसे तैयार करेंगे, यही इसका उद्देश्य है और पत्रकारिता व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, जन सेवा की भावना का उनमें विकास करना, यही इनका उद्देश्य है। लोगों के बीच आज इसकी छवि एक अच्छी बने, यह भी उसका उद्देश्य है। जन रुचि के साथ-साथ, जन आवश्यकता के साथ-साथ, जन अधिकारों के साथ-साथ जनता को कहीं न कहीं उत्तरदायित्व की भावना का भी एहसास हो। इस संदर्भ में इसके उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा अभी आज कहीं अधिक ज़्यादा प्रासंगिक भी हैं, ज़्यादा व्यापक भी दिखते हैं और विशेष करके आज की तारीख में जिस तरह की अधिक से अधिक मीडिया संस्थान की उत्पत्ति हमें दिखती है, ऐसे में इस संस्था को आज और अधिक अपनी उपयोगिता दिखाने की आवश्यकता है। विशेष करके व्यापक होते लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में सूचना के अधिकार के बाद तो
प्रेस की स्थिति और मजबूत हुई है। और इन सब परिस्थितियों में इस प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल एक्ट, इसके सदस्य, हर कोई ऐसी व्यवस्था जरूर करे कि आज के मीडिया संस्थान आम लोगों की भावना का भी सम्मान करे और कोई ऐसी बातें न करे, ऐसी प्रकाशित प्रसारित न करें जिससे कि जनता के बीच मीडिया की छवि खराब हो, मीडिया की छवि अच्छी हो, इसे लोकतांत्रिक समृद्धि मिलता रहे, यही अपेक्षा है। पुनः एक बार स्मरण दिला दें कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारत के संदर्भ में मनाया जाता है। धन्यवाद।